इंटीग्रिटी, एम्पैथी और ऑनेस्टी, 3 शब्द आपने बोले, क्या होते हैं, इनका मतलब क्या है? अभी पिछले दिनों एक बहुत ही दुखद घटना घटी। एक प्लेन क्रैश हुआ, उसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का देहावसन हुआ, डेथ हो गया। तो उसमें हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि ब्लैक बॉक्स मिल गया है। ब्लैक बॉक्स क्या है? कोई तरीका बताइए जिससे राजस्थान को एक स्टार्टअप हब में कन्वर्ट किया जा सके। May I come in, ma'am, sir? आइए प्लीज। Good evening, ma'am. Good evening, sir. प्लीज सिट डाउन। Thank you, sir. So your name is Divyaraj or Devraj? Divyaraj, sir. Divyaraj. So your medium of interview would be English or Hindi? Hindi, sir. हिंदी। तो देवराज जी, बोर्ड को अपने बारे में कुछ बताइए। जी सर, मैं सिरोही का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी 10th और 12th क्लास सेंट जॉन स्कूल आबू रोड से की है। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स में जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी से की है। और सर मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना और देखना है। और सर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है आरएएस का और सेकंड इंटरव्यू है। सेकंड अटेम्प्ट है और सेकंड इंटरव्यू। जी सर। तो कहीं आप सेलेक्टेड हैं इसके पहले? सर लास्ट टाइम मेरी 692 रैंक आई है। अच्छा, तो कहीं पे सर्विस एलोकेशन में सर्विस नहीं मिली? नहीं सर। कोई बात। देवराज जी, सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं आप? सर मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूँ तो सर वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ को मैं समझता हूँ। और सर मैं ये समझता हूँ कि ये सर्विस जो मुझे डाइवर्सिटी प्रोवाइड करेगी, जो वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगी, वहाँ से सर मैं एक बहुत बड़े जो मास पीपल हैं उनके लिए सर मैं ग्रेटर गुड कर पाऊँगा। और सर ये मुझे लगता है कि मुझे पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी मुझे मिलेगा अगर मैं किसी के भी चेहरे पर अगर मैं स्माइल ला पाऊँ। अच्छा देवराज जी, मुझे ये बताइए कि सिविल सेवा एक ऐसी सेवा है जी सर। जिसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं समाज सुधार के लिए और सरकार के प्रयासों के लिए। बट एट द सेम टाइम आज की डेट में जिस तरीके से सिविल सर्वेंट को हम देखते हैं, दे आर नॉट वर्किंग फॉर द मोटिव, रादर दे आर वर्किंग फॉर द सेल्फ इंटरेस्ट और मे बी द सेल्फ गेन। सो हाउ वुड यू डिफाइन दो सिविल सर्वेंट, और ऐसे सिविल सर्वेंट समाज में किस तरीके का प्रभाव डालते हैं? क्या अपने ऑफिस में रह करके अपनी इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करना क्या समाज को और बेहतर बनाता है? आप कैसे देखते हो? सर इस सर्विस में आने के बाद अगर सर सेल्फ इंटरेस्ट के लिए अगर आप काम करते हो तो सर ये किसी भी तरह से इस सर्विस के लिए जस्टिफिकेशन नहीं है। और सर समाज के अंदर भी एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है। अगर आप सिविल सर्विस हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप पब्लिक सर्विस करो, क्योंकि ये यहाँ पे हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है जिसके अंदर हम रियल चेंज ला पाए। तो सर मैं तो ये चाहूँगा कि जो इंटीग्रिटी जो लेवल है वो हाउ वुड यू इंश्योर दैट, कैसे आप इंश्योर करेंगे कि सिविल सेवा में आप इंटीग्रिटी और जिस तरीके से गुणवत्ता के जो आदर्श सिविल सेवक हैं जिसकी कल्पना हम करते हैं, जी सर, कैसे इंश्योर करेंगे कि यू वुड बी एन आइडियल सिविल सर्वेंट? हाउ वुड यू इंश्योर दैट यू वुड बी एन आइडियल सिविल सर्वेंट? जी सर, मैं अपने पर्सनल लेवल पर कभी भी सर जो सेल्फ इंटरेस्ट है उनको सर पब्लिक सर्विस के ताक पर नहीं रखूँगा। मैं हमेशा जब भी अगर मुझे कुछ कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा तो मैं खुद के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा। और सर मैं समझता हूँ कि सर और मुझ में सर वो क्वालिटीज़ मैं डेवलप समय के साथ और भी कर भी लूँगा कि मैं हर सिचुएशन से डील कर पाऊँ। और कभी कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो भी जाती है तो फिर भी सर मैं अपनी इंटीग्रिटी, अपने आइडल्स को ना छोड़ूँ। अच्छा, एक अच्छे सिविल सेवक में सबसे बड़ी क्या क्वालिटीज़ होती है, आपको क्या लगता है? एक अच्छा सिविल सेवक कौन है? सर अच्छा सिविल सेवक वो है जिसके अंदर इंटीग्रिटी हो, ऑनेस्टी हो और अपने वर्क को लेकर डेडिकेशन हो। और जो भी लोग हमारे आसपास है जिनके लिए हम काम कर रहे हैं उनके लिए एम्पैथी होनी चाहिए और उनको हम अच्छी तरह से उनकी समस्या सुन पाए, उनको उनका समाधान कर पाए। इंटीग्रिटी, एम्पैथी और ऑनेस्टी, 3 शब्द आपने बोले, क्या होते हैं, इनका मतलब क्या है? सर इंटीग्रिटी का अर्थ ये है कि जो हम सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं इसमें कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। ऑनेस्टी ये है कि जिस भी काम को हम करें उसको सर पूरी श्रद्धा के साथ करें और वो जो वे है वो हमेशा सही होना चाहिए, उसकी एंड और मीन्स दोनों सही होने चाहिए। एंड डेडिकेशन वो है कि उस काम के अंदर अपना सर्वस्व झोंक देना जिस भी काम को आप कर रहे हैं। और एपैथी क्या है? हाँ, एम्पैथी ये मैं कहना चाहूँगा कि जो भी दूसरे लोगों की समस्या है उनको हम खुद से रिलेट कर कर समझ पाएँ, ये सर मैं समझता हूँ। दिव्यराज जी, जी हाल ही में सरकार की तरफ से अरावली को लेकर के एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगा दी। जी सर। लेकिन क्या ये मुद्दा आपको नहीं लगता कि ये राजनीतिकरण से प्रेरित मुद्दा था? जिस प्रकार से इस नोटिफिकेशन की निंदा हुई,
बल्कि सरकार कह रही थी कि 90% अरावली जो लैंड है उस पर वो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं और कंजर्वेटिव एरियाज़ के अंदर आता है और इको सेंसिटिव जोन्स में आता है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की माइनिंग परमिटेड नहीं। तो सर ये जो 90% का जो एक तरीके से दृष्टिकोण दिखाया गया, 90% अरावली के लैंड जो 100 मीटर से अंदर हैं वो उसके ऊपर एक तरीके से प्रभाव पड़ेगा। क्या ये मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि इन्फॉर्मेशन कैंपेन था? आप कैसे देखते हैं इसमें? सर इसका जो एक्चुअल रीज़न मैं समझता हूँ वो ये हो सकता है कि जो डेफिनेशन दी गई उसके अनुसार जो 90% अरावली थी वो खतरे में आ रही थी, तो सर इस डेफिनेशन के अनुसार इसका सर मिसयूज़ हो सकता था। तो सरकार तो कह रही थी कि वो तो इको सेंसिटिव जोन्स हैं, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट, बहुत सारे कंजर्वेशन कानून उसके ऊपर लागू होते हैं। सो ये मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि इन्फॉर्मेशन कैंपेन था? कैसे आप देखते हैं इसको? जिस तरीके से राजनीतिकरण हुआ, जिस तरीके से पॉलिटिकल एंटिटीज़ ने इसको ब्लेम किया, गवर्नमेंट शुड बी ट्रस्टेड। ऑल्दो क्वेश्चंस यू कैन से डिबेट डिसेंट जो होता है वो एक इंटीग्रल पार्ट होता है डेमोक्रेसी का, बट हम कहाँ जा रहे हैं कि ये किस हद तक एक पॉलिसी नहीं थी उसके ऊपर हमने एक पॉलिसी बनाई? कैसे देखते हैं आप इसको? जी सर, मैं इसको इसी तरह से देखना चाहता हूँ कि अगर ये जो डेफिनेशन है सर इसके साथ दूसरे क्लॉज भी या तो जोड़ दिए जाएँ कि ये एरियाज़ हैं उनको भी अच्छी तरह से नोटिफाई कर दिया जाए ताकि उनका फिर मिसयूज़ ना हो पाए। वरना अगर डेफिनेशन के अंदर पूरी क्लैरिटी नहीं होगी तो फ्यूचर के अंदर फिर इलीगल माइनिंग या फिर उसके ऊपर वो हम क्लेम फिर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डेफिनेशन के तहत फिर वो चीज़ें सही ठहर जाती है। थैंक यू सर। आपने कहा कि डेफिनेशन जो है वो प्रॉब्लमेटिक था, क्या डेफिनेशन था? तो डेफिनेशन ये था कि जो 100 मीटर की अरावली है उससे अगर ऊंची पहाड़ियाँ हैं तो वहाँ तो माइनिंग नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर उससे कम है तो वहाँ पे माइनिंग की परमिशन दी जा सकती है। यानी 100 मीटर से जो भी नीचे रहेगी उसकी माइनिंग कर सकते थे, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? इसके अंदर सर एक और क्लॉज था कि अगर दो पहाड़ियाँ उनके बीच में अगर 500 मीटर की डिस्टेंस है तो उन्हें भी अरावली का पार्ट माना जाएगा और वहाँ पे भी नहीं किया जाएगा। और कुछ लोअर पॉइंट जहाँ से मापेंगे ऐसा कुछ था? वो सर उनके फुटहिल से ही उन्हें मापा जाना था। आप डेफिनेशन ठीक से देखिए। अच्छा ये बताइए, जो 100 मीटर जो बार बार सुनने को मिल रहा है, ये शब्द आया कहाँ से? ये क्लासिफिकेशन 100 मीटर, 90 मीटर क्यों नहीं, 110 मीटर क्यों नहीं, 100 मीटर ही क्यों बोला गया? सर एक्चुअली जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सर काफ़ी टाइम से इस 100 मीटर वाले रूल्स को ही फॉलो कर रहे हैं। आई थिंक रिचर्ड मर्फी क्लासिफिकेशन को सुना है आपने नाम? सॉरी सर मैंने आप लोअर कंटोर को सुना है आपने? सर मुझे शायद पढ़ना पड़ेगा इस पर। पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप एक तरफा बातें कहेंगे तो शायद एज अ सिविल सर्वेंट या एज एन एस्पायरेंट बातें ठीक नहीं है। दोनों पक्ष की बातों की जानकारी होनी चाहिए। खैर कोई बात नहीं। पंच गौरव योजना क्या है? पंच गौरव योजना वो है सर, इसके अंदर 5 कंपोनेंट्स को लिया गया है, जैसे कि 1 क्रॉप 1 प्रोडक्ट 1 टूरिज्म स्पीशी एंड 1 स्पोर्ट। इसके अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन सभी पांचों को डेवलप किया जाए ताकि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए। आपके डिस्ट्रिक्ट का क्या है? सर मेरे डिस्ट्रिक्ट के अगर स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ सिरोही का, तो वो आर्चरी है। स्पीशी के अंदर सौंफ को लिया गया है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन के अंदर दिलवाड़ा टेम्पल को लिया गया है। एंड प्रोडक्ट के अंदर मार्बल आर्टिकल्स हैं। और जो क्रॉप है वो सर मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं। नक्की झील के बारे में कुछ पता है? जी सर बताइए। सर नक्की झील माउंट आबू के ऊपर स्थित है, लगभग 35 मीटर इसकी गहराई भी है। और सर ये जो गरासिया समाज है उनके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस मानी जाती है। और सर जो टूरिज़्म का मेन अट्रैक्शन है माउंट आबू के अंदर। का नाम नक्की झील क्यों है? इसका नाम नक्की झील इसलिए है क्योंकि जो फोक लोर्स होते हैं उसके अंदर ये कहा जाता है कि रसिया बालम करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने अपने नाखूनों से इसे खोदा था। बढ़िया। गोड़लिया शब्द सुने आपने? घोड़लिया सुना है सर। क्या है सर? चलिए कोई बात नहीं। शांति बिल सुना आपने? जी सर बताइए थोड़ा। सर शांति बिल अभी रिसेंटली पास किया गया है, जो कि न्यूक्लियर एडवांसमेंट के लिए किया गया है भारत सरकार द्वारा। इसके अंदर जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है इसे अट्रैक्ट करने के अंदर इसको किया गया है। और सर जो पहले जो सिविल लाइबिलिटी एक्ट थे उनको भी अमेंड यानी उसको इसके अंदर इंटीग्रेट कर दिया गया है। और जो पहले सप्लायर की जो लाइबिलिटी थी पहले के अंदर थी, लेकिन अभी उसको हटा दिया गया और जो लाइबिलिटी है वो ऑपरेटर की है 3000 करोड़ तक। अभी पिछले दिनों एक बहुत ही दुखद घटना घटी, एक प्लेन क्रैश हुआ, उसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का देहावसन हुआ, डेथ हो गया। तो उसमें हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि ब्लैक बॉक्स मिल गया है। ब्लैक बॉक्स क्या है? सर ब्लैक बॉक्स में आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन से रहती है, लेकिन ज़्यादा सा मुझे भी उसको FDR CVR कोई शब्द सुना आपने? ब्लैक बॉक्स का रंग किस रंग का होता है? आइडिया नहीं, कोई बात नहीं। अभी वेनेजुएला में जो क्राइसिस चली उसके बाद बहस चल रही है कि वेनेजुएला का जो तेल है वो बढ़िया नहीं है। इसका क्या कारण है? जो क्वालिटी है वहाँ के तेल का
वो अच्छा नहीं है, ऐसा सुना है आपने कुछ? सर ऐसा तो मैंने नहीं सुना, लेकिन मैंने ये जरूर सुना है कि वहाँ का जो तेल है वो हैवी ज़रूर है। हैवी है, पर क्यों हैवी है? हैवी सर शायद तो एक तो विस्कोसिटी इसका एक हो सकता है, और सर शायद उसमें सोडियम मात्रा ज़्यादा है। अच्छा, आपके राजस्थान में जो भाषा बोली जाती है वो 8th शेड्यूल में कोई है नहीं, ऐसा क्यों, कोई कारण? सर इसका कारण ये बताया जाता है कि जो राजस्थानी भाषा है उसके अंदर ये एक्चुअली भाषा नहीं है, बहुत सारे डायलेक्ट्स हैं, और जैसे कि हर कदम पे भाषा जो बदलती है तो ये एक्सेप्टेबल नहीं हो पा रहा है कि राजस्थानी को होल एज ए भाषा उसे कंसिडर किया जाए। और कोई कारण, कोई टेक्निकल कारण है, ऐसा कुछ है स्क्रिप्ट को लेकर के, कोई बात लिपि को लेकर के? सर कि डिफाइंड स्क्रिप्ट की इसकी मौजूद नहीं है, ये कहते हैं ग्रामेटिकल वो सब प्रॉब्लम है थोड़ा सा। अच्छा, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिशन, इसके बारे में सुना आपने कुछ? जी सर, अभी रिसेंटली इसरो ने इसे लॉन्च किया था। बताइए थोड़ा। तो वैसे यूरोप का लॉन्च व्हीकल्स का क्या नाम था? लॉन्च व्हीकल सर PSLV से लॉन्च किया गया। PSLV से लॉन्च किया गया था? सर शायद मैं सर थोड़ा सा भूल रहा हूँ। कोई बात नहीं, चलिए ठीक है मैम। थैंक यू सर। दिव्यराज, एक बहुत रूट लेवल पर बात करते हैं। आप मुझे बताएं कि राजस्थान में जो महिला किसान हैं उनके द्वारा कोई 2 चैलेंजेस जो वो फेस करते हैं। महिला किसान चैलेंजेस जो फेस करते हैं मैम, सबसे पहले तो जो उनकी हेल्थ है उसके बारे में करते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन लेवल और गरीबी के कारण उनको वो प्रॉब्लम फेस करनी होती है। एंड मैम इसके अदरवाइज़ उन्हें मैम एजुकेशनल जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो नहीं मिल पाती है, और एक बैकवर्ड एरियाज़, एक बैकवर्ड सेक्शन होने के कारण एक मेल डोमिनेंस सोसाइटी का भी उन्हें सामना करना पड़ता है। ठीक है, अगर AI को फार्मिंग के साथ जोड़ दिया जाए तो आपको लगता है कि उनका अपलिफ्टमेंट किया जा सकता है? जी मैम, उससे पहले हमें उन्हें एजुकेशनली बढ़ावा देना होगा। उन्हें AI लिटरेसी सबसे पहले हमें प्रोवाइड करनी होगी, और बेसिक एजुकेशन मैम उसके लिए भी ज़रूरी होगी। तो सिर्फ AI को एग्रीकल्चर के साथ इंटीग्रेट करके हम ये नहीं कर सकते, पहले ग्रास रूट लेवल पर उनकी एजुकेशन पे हमें काम करना होगा। ठीक है, अगर इस सेक्टर से दूसरी तरफ चलें जी, तो आप बता सकते हैं कि कोई ऐसी स्कीम है जिसमें फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा रहा हो? मैम जैसे एक स्टैंड अप इंडिया जो स्कीम है उसके अंदर फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को लोन के प्रावधान है। एंड मैम जो लखपति दीदी योजना है एंड नमो ड्रोन दीदी योजना है, उसके अंदर इनको एम्पावर करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, अगर आपको मौका मिले कोई एक न्यू स्कीम बनाने का तो वो क्या होगी रिलेटेड टू वुमेन? विमेन के लिए मैम मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लेकर एक स्कीम बना सकता हूँ, और जिसके अंदर वो जो घर में जो भी हम चीज़ें बना पाते हैं उनको मार्केट से लिंक कर पाए, और हैंडीक्राफ्ट के साथ भी मैम ये किया जा सकता है। ठीक है, अगर आपको मौका मिलता, आपके पास चॉइस होती, कहने का मतलब कि राजस्थान से अलग आप किसी स्टेट में पैदा हो सकते, तो वो कौन सी स्टेट होती? अगर ऐसी कोई चॉइस है तो शायद मैं गुजरात चूज़ करता। क्यों? क्योंकि मैम गुजरात बिल्कुल मेरे पास ही पड़ता है, तो वहाँ के कल्चर से भी मैं थोड़ा सा ज्ञात हूँ, और अभी जैसे कंटेक्स्ट में देखें तो गुजरात काफ़ी प्रॉस्परस स्टेट है, तो इस वजह से मैं सोचता हूँ। ठीक है, कोई तरीका बताइए जिससे राजस्थान को एक स्टार्टअप हब में कन्वर्ट किया जा सके। इसका मैम सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि हमारी जो स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन है उसके जो करिकुलम है उसके अंदर हमें थोड़ा सा चेंज लाना होगा, और उसे स्किल ओरिएंटेड करना होगा, और जो मार्केट के साथ लिंकेज उसका करना होगा। एंड उसके बाद जो स्कीम्स जो फॉर्मुलेट होती है उसका भी हमें प्रचार करना होगा, क्योंकि काफ़ी लोग उससे अवेयर ही नहीं होते हैं। एंड जो जॉब सीकर्स की जो प्रवृत्ति है उसे घटाकर हमें जॉब प्रोवाइडर को प्रमोट करना है, तो एक तरह से जो कल्चरल चेंज है वो भी इसके अंदर ज़रूरी होगा। यानी कि इंडिविजुअल लेवल पर चेंज भी ज़रूरी है। जी। एंड हाउ डू यू इंश्योर दैट कि कैसे इंडिविजुअल लेवल पर चेंज लाया जा सकता है? आपने पॉलिसी स्कीम्स वो तो सब बता दिया कैसे किया जा सकता है, बट इंडिविजुअल माइंडसेट कैसे बदला जा सकता है? इंडिविजुअल माइंडसेट के अंदर हम जो बिल्कुल जो PRIs हैं उनके अंदर जो ग्राम सभाज होती हैं उनके अंदर ये अवेयरनेस कर सकते हैं, और यूथ को इसके लिए इंस्पायर कर सकते हैं कि ये भी एरियाज़ है, यहाँ पे ये स्कोप है और आप इसके लिए प्रयास करें, तो सरकार आपको काफ़ी जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है सर। दिव्यराज जी सर। अभी अरावली के मुद्दे के ऊपर आपसे चर्चा हो रही थी। जी सर। आपने कुछ 500 मीटर का कुछ रेंज के बारे में कुछ कहा था, क्या है वो 500 मीटर के रेंज का? सर जो 2 माउंटेन्स हैं उनकी जो सर कंट्रोल लाइंस होती है उनके बीच में जो 500 मीटर्स का जो डिस्टेंस है उसको हम रेंज कंसिडर करते हैं।
हाँ जी सर, उसको भी रेंज कंसिडर किया गया है और वहाँ पे भी जो माइनिंग है उसे परमिट नहीं किया इसी जाएगा। के बेसिस पर दो प्रिंसिपल्स बहुत न्यूज़ में चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, दूसरा है पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, और एक और प्रिंसिपल है पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, और तीसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये तीनों प्रिंसिपल्स में क्या अंतर होता है और डॉक्ट्रिन में क्या अंतर होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो मैं ये समझता हूँ कि जो अभी की जो हमें ज़रूरत है उन्हें पूरा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट डॉक्ट्रिन के बारे में मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपको पता है डॉक्ट्रिन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सर अभी शायद मुझे पढ़ना सस्टेनेबल पड़ेगा। डेवलपमेंट। सर मुझे पढ़ना पड़ेगा इस बारे में। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल क्या है? सर इन तीनों के बारे में मुझे पढ़ना अच्छा, पड़ेगा। तीनों के बारे में कोई बात नहीं। अच्छा, राजस्थान में एफएमसी है? नहीं पता, कोई बात नहीं। लाडो प्रोत्साहन योजना क्या होती है? सर लाडो प्रोत्साहन योजना के अंदर जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है उसको बढ़ाने के लिए इसको किया गया है और 1.50 लाख तक उनको सहायता प्रोवाइड करेगी राजस्थान गवर्नमेंट, अच्छा जो बेबी गर्ल बोर्न होते हैं तो उनके ऊपर। अच्छा, और जन धन योजना कौन सी योजना है भारत सरकार की वन जनजाति क्षेत्रों के लिए? वन क्षेत्रों के लिए। हाँ जी, जन धन योजना, वन धन योजना। जी सर, वन धन योजना है, उसके अंदर जो ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप है उसको प्रमोट करने के लिए इसको किया गया है और उनके जो सर कल्चरल प्रोडक्ट्स है, हैंडीक्राफ्ट्स है, उनको प्रमोट किया जाए ताकि वो भी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाए और सर उनको लाइवलीहुड भी प्रोवाइड किया जाए और उनको उनकी इनकम बढ़ाई जा सके। राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जिनको हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहते हैं? जी सर, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक तो सिरोही जिला है, देन जैसलमेर है, बारा डिस्ट्रिक्ट है, करौली है और एक और डिस्ट्रिक्ट है सर, टोटल 5 है। तो एस्पिरेशनल क्यों बोलते हैं हम उनको? सर एस्पिरेशनल ये है कि सर इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर पोटेंशियल है और ये अभी बैकवर्ड माने जा रहे हैं। तो सर इसके अंदर जैसे कि एजुकेशन है, हेल्थ है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल हेल्थ। थैंक यू देवराज, इट वाज नाइस इंटरेक्टिंग विद यू। योर Thank you so इंटरव्यू much, इज sir. ओवर, यू may go now. थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं कम इन? आइए आइए। कैसा था इंटरव्यू आपका देवराज जी? ठीक था सर। ठीक था। बोर्ड को भी ये लगता है कि यू आर अ वेरी गुड कैंडिडेट थैंक यू सर। and we are very hopeful for your selection this year, थैंक यू सो मच सर। and we are not saying just for the sake of saying it, we really mean it. The way you are handling the technical and difficult questions, it was not easy. The questions that we asked was kind of tough questions which we never asked with any other board member, as a board member which we never asked from any other candidate. थैंक यू सो मच सर। It was a very difficult theme that we tried to ask questions, especially keeping in mind the track record that you have shown. What was the score last year? सर वैसे मेरी 692 रैंक आई है। तो सर मेरा सिलेक्शन तो हो गया है क्योंकि मैं TSP एरिया है मेरा, तो उसके अंदर 9th रैंक है मेरी। तो होपफुली आई विल गेट तहसीलदार और GCTO। नहीं, तो इंटरव्यू में कितना मार्क्स था कुछ पता? 59। 59. That is where we were also of the opinion that you deserve more than that. और एक अच्छे कैंडिडेट की ये सबसे बड़ी पहचान होती है। देखिए, the only thing that we will recommend you is there is nothing can stop you from getting very good marks in the interview. Okay, but the only thing is try to update. अभी ऐसा कॉन्फिडेंस बना करके नहीं जाना है कि 2 तारीख को इंटरव्यू है तो पढ़ना ही छोड़ देना। नो, ऐसा भी नहीं करना। बिल्कुल सर। करंट अफेयर्स के ऊपर थोड़ा मुद्दा देखिएगा, अखबारों में जो चल रहा है, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या होता है, जी सर, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल क्या होता है, ये सब बहुत न्यूज़ में बराबर ट्रांसक्रिप्ट आ रही है इसके ऊपर। प्लस इंडिया कनाडा रिलेशनशिप क्या है, अमेरिकन हेजिमनी को आप कैसे बैलेंस कर रहे हैं इंडो यूरोपियन ट्रेड ट्रीटी के साथ, प्लस उसके पहले ब्रिटेन के साथ हमारा ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ। सो ऑल दीज थिंग्स विच इज़ वेरी मच देयर इन द न्यूज़। जी सर। एक अच्छी खासी इम्पैक्ट प्लस टूरिज्म पोटेंशियल, ये कुछ मुद्दे हैं जिनके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। अरावली का मुद्दा इसलिए है क्योंकि अभी कुछ समय बाद सरकार का, अभी मुझे लगता है कि 31 या 30 तारीख को सरकार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, तो खबरें में रहेगी वो सब चीज़ें। ठीक है, यस सर। तो थोड़ा सा ध्यान से मतलब पढ़ना है, अखबारों को इस समय पढ़ लीजिएगा क्योंकि वही सब चीज़ें पूछ रहा है जो वो बेसिकली आई कैन एनालाइज सेम डे की ट्रांसक्रिप्ट हमारे पास बच्चों ने भेज देते हैं। जी। So what we can analyze is that how RAS is framing the questions based upon the newspaper only. यस सर। The knowledge is already tested. आपका जो knowledge है वो already test हो चुका है. So what they are doing is they have been reading newspaper और उसके basis पर वो सवाल थोड़े बना रहे हैं, frame कर रहे हैं, based upon some इधर उधर का knowledge, theoretical knowledge. यस सर। तो I think you are a good orator. अच्छा बोलते हैं आप, अच्छे तरीके से धैर्य के साथ आप अपना आंसर दे रहे हैं,
there is no doubt that you will get good marks, but don't make sure that you are getting very overconfident that अभी मेरे को 60 नंबर मिला है पिछले साल, इस बार भी 60 ही मिलेगा. से देखिए, आप अपनी गलतियों से सीखते हैं जी सर, बट यू हैव पोटेंशियल. ठीक है, तो जिस हिसाब से आपने इंटरव्यू दिया धैर्य के साथ, समटाइम्स वी ट्राई टू इवन पुश यू वेरी हार्ड, है ना. आपको मैंने इस लेवल पर आपको पुश किया, सर ने आपको पुश किया कि कम से कम आपको लगा आपको ये नहीं पता. And what was the objective was to unsettle you sometime. And you were of the, matlab, sometimes you did very well in terms of answering those questions. Difficult questions were also answered by you. So we are of the opinion that by and large you are a very good candidate. Yes, good candidate, not in terms of the way you are. अभी मेरे integrity पूछा, honesty पूछा, बड़े बड़े word आपने बोले. So I also asked the questions कि इनका मतलब क्या है, and you explained that. That shows that you are alert. That shows that you have thought process in your mind that नहीं ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ वो मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ. जिस सवाल का आपको उत्तर नहीं आता, you have not even tried to attempt that, and that's one of the biggest strength that you are having. So body language अच्छी है, integrity अच्छा है. You can say the last candidate में you are one of the best candidate that we have met till this date. अभी तक जो 2-3 दिनों से हम इंटरव्यू ले रहे हैं. Thank you so much. We are very hopeful that you get good marks. ठीक है, बट डोंट गेट ओवर डेफिनेटली सर. और वी आर वेरी होपफुल, विल मीट आफ्टर योर सिलेक्शन. ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं देवराज जी आपको. yes, कुछ पूछना है क्या? जी सर. हाँ, जो सर अरावली वाला जो था, जो कुछ क्वेश्चन जैसे मैं नहीं कर पाया, जैसे सर ने बोला कि डेफिनेशन आप एक बार पढ़ लेना, तो सर अगर वो आप थोड़ा सा बता पाए. और जो ब्लैक बॉक्स वाला भी था, देखो सीधी सी बात है कि आपने कहा कि भाई अरावली 100 मीटर, तो एक्चुअली में कोई आदमी 100 मीटर तो बनाएगा नहीं. मतलब आप अपने मन से तो बनाओगे नहीं. तो इसके लिए रिचर्ड मर्फी क्लासिफिकेशन है कि लोकल रिलीफ से 100 मीटर के एरिया को हम हिल बोलते हैं. तो हमें उसको पढ़ना पड़ेगा. फिर आप बोल रहे थे कंटोर, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन वो क्या कह रहा है, वो हम लोगों ने, आम जनता ने क्या सोचा कि दोनों ही पक्ष की बातें हैं. आपने एक पक्ष की बात तो ठीक की, दूसरे पक्ष का भी कहना है कि भाई जो कंटोर है, लोअर कंटोर, हम उससे नापेंगे, ये कहा गया है. फिर उसके बाद एक सर्कल क्रिएट होगा. फिर उसके बाद, तो इसके बाद सरकार कह रही है कि मोर देन 96% या जो भी सर बोल रहे थे, उतना एरिया इसके बाहर निकल जाएगा. तो हमें दोनों पक्ष समझ में मुझे लगता है कि होना चाहिए. और आपको पता था, आपने बोला भी, लेकिन आपने उसको अप्लाई नहीं. दूसरी बात, जो ब्लैक बॉक्स की बात की जा रही थी, तो मैंने आपसे पूछा था कि भाई ब्लैक बॉक्स का कलर क्या है, तो आपने बोला नहीं. भाई एक्चुअली में ब्लैक बॉक्स का कलर जो है वो प्राइमरली ऑरेंज है, कि अगर एक्सीडेंट हो तो बॉक्स मिल जाए. बॉक्स में कोई बड़ी बात नहीं है. वो उसमें जो भी एल्टीट्यूड, जिस स्पीड से जा रहा है फ्लाइट, उसको रिकॉर्ड करते हैं, और जो कॉकपिट में बातचीत होती है उसको रिकॉर्ड करते हैं. इन दोनों के लिए अलग अलग चीज़ें हैं. और जो कलर है वो ऑरेंज है, कहीं कहीं रेड भी है. क्यों? लेकिन ब्लैक बॉक्स क्यों बोलते हैं? तो उसका रीज़न ये था कि इसके वैसे तो एक हिस्टोरिकल रीजन्स है कि पहले 50s में क्या था कि जो ब्लैक बॉक्स जो था उसका एक्चुअली में कलर भी ब्लैक था, जिस चीज़ से उसको कवर किया जाता, जो कैश हिस्टोरिकली. हाँ, हिस्टोरिकली. पर अब नहीं है, अब ऑरेंज कलर. ओके सर. कि अगर एक्सीडेंट हो तो मिल जाए. दूसरा ये भी है कि ब्लैक बॉक्स बेसिकली जो चीज़ हमको पता नहीं होता है ना इंजीनियरिंग में, उसको हम बोलते हैं कि ब्लैक है, अंदर है, छुपा हुआ है, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाने लगा. तो अब चूँकि अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बुरी घटना घटी परसों में, अब बल्कि आज ही, तो उसके बाद ये बहुत मतलब न्यूज़ में था. तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो भी इंसान आपका इंटरव्यू लेंगे RAS में, जो भी पैनल में बैठे होंगे, उनके सामने भी तो वो न्यूज़ आएगा ना. तो बट ऑब्वियस है कि वो क्लिक करेगा, अगर आपसे पूछ ले. ऑब्वियस सी बात है कि आपको बाकी चीज़ें तो पता ही हैं, लेकिन जो अभी घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है. तो करंट अफेयर्स पे जैसा सर कह रहे थे, थोड़ा सा अपडेट रखिए. और दोनों ही पक्ष को, अगर कहीं पे बहस चल रही है जी, तो एक पक्ष हमको पता है तो दूसरा पक्ष निश्चित तौर पे एग्जिस्ट तो करता ही होगा. तो दोनों ही पक्ष का पता हो तो शायद बेहतर. सर जो आपने सर एक दो जो डॉक्ट्रिन आपने पूछा था, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का डॉक्ट्रिन जिसके ऊपर अभी स्टे लगा हुआ है, व्हाट इज़ दैट? प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का डॉक्ट्रिन ये होता है कि जब तक कि साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन आए ना आए, डजेंट मैटर. वी कांट वेट फॉर साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन टू कम आउट. ठीक है, तो प्राइमा फेसी हम देख क्या रहे हैं कि अभी नेचुरल हैबिटेट नुकसान पहुंच रहा है. तो इसको वेलोर एक सिटीजन्स फोरम का केस था सुप्रीम कोर्ट में,
MC मेहता का जो इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन दिया था, उसके बाद एक वेलोर सिटीजन फोरम का केस था, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस प्रिंसिपल्स को, डॉक्ट्रिन को दिया, जिसके बेसिस पर ये नोटिफिकेशन के ऊपर अभी स्टे लगा। सो दैट इज पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल्स एंड दैट इज प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। तो पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल जो पोल्यूशन करेगा उसकी जिम्मेदारी तय होती है, और प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल दैट वी कांट वेट फॉर द साइंटिफिक डिस्कवरी एंड वी कैन कंटिन्यू विद माइनिंग एज ऑफ नाउ। अभी आप स्टे करो उसके ऊपर, क्योंकि प्राइमा फेसी हमको लग रहा है कि इकोलॉजिकल हैबिटेट डिस्टर्ब हो रहा है। तो इस प्रिंसिपल को बहुत यूज़ किया गया है द हिंदू में, द इंडियन एक्सप्रेस में, हर अखबार में प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल बढ़ चढ़ करके बोला गया है। यू कांट एक्सपेक्ट दैट ये आपसे ना पूछा जाए, और एक दो ट्रांसक्रिप्ट मैंने पढ़ी है उसमें भी पूछा गया है। ठीक है, तो बाय एंड लार्ज दिव्यराज वेरी नाइस कैंडिडेट यू आर, वी आर वेरी होपफुल फॉर योर सिलेक्शन। बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।